हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की हमारी पवन की ये मैथ्स की सीरीज है, जिसमें हम बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न और सारे बहुविकल्पीय प्रश्न और आज से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी सबसे पहली वीडियो अति लघु की। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस हम मोस्टली करा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, कर्णी संख्याएं किसे कहते हैं। तो अति लघु में सबसे पहला क्वेश्चन आया, कर्णी संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल। अब भाई ये वर्गमूल क्या होता है? बेसिकली वर्गमूल ये होता है कि किसी की पावर का 1/2 आधा होना, है ना, वर्गमूल होता है। घनमूल क्या होता है? 1/3 होना। चतुर्थ मूल क्या हो जाएगा? 1/4 होना उसकी पावर, है ना। तो पांचवा मूल ये हो जाएगा, एनवा मूल ये हो जाएगा। जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती वे सभी कर्णी संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या होती हैं कर्णी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, डैश डैश डैश, एनवा मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि जिन्हें a/b की फॉर्म में लिखा जा सके, नहीं होती हैं, तो वे सभी कर्णी संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आता है 5 की पावर 5 और डिवाइड में 5 की पावर 3 का मान क्या होगा। भाई देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं पुरानी वीडियोस में। ऐसे क्वेश्चन तो हम पुरानी वीडियोस में करा चुके हैं। कैसे? 5 की पावर 5 है, अपॉन में 5 की पावर 3 है। ये ऊपर जाएगा भाई तो क्या हो जाएगा? इस जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 माइनस 3। तो कितना बचेगा? 5 में 3 क्या? 2। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है 29 की पावर 3 और बटे में 26 की पावर 3 का मान ज्ञात करो। ठीक है, 29 की पावर 3 यानी कि 29 का क्यूब निकालना है आपको। 29 का क्यूब निकालना है भाई, उसका मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो 29 का 29 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका 29 से मल्टीप्लाई करो। भाई ये तो आप कर सकते हो, सिंपल है ना। मल्टीप्लाई करना तो आप सबको आता है, 26 का 26 से, फिर 26 से। ठीक है, बस ये है कि मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर 2 डिजिट का ईजी मल्टीप्लाई आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 26 मल्टीप्लाई बाय 26, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 6 6 36, 3 इधर रख लो। उसके बाद 6 दूनी 12 और फिर इन दोनों का 6 दूनी 12, तो 12 और 12 24, 24 और 3 24 और 3 27 7, 2 हासिल। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 और 2 6। इस तरीके से 676 आ जाएगा 26 का स्क्वायर। और फिर 676 में मल्टीप्लाई कर लो किसका? 26 का। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका उत्तर ये दोनों हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बेसिकली ये बोल रहा है वो कि आधार 5 के घातीय संकेतन, उसे 125 के 125 को हमें घातीय रूप में शो करना है कि हाँ ये किसकी घात के रूप में शो होगा। तो 125 हम जानते हैं 5 का क्यूब होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंजे 125। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की क्यूब। तो हम लिखेंगे आधार कितना है, आधार कितना दिया है 5, और घातांक कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अब देखो 14 गुणा 14 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार है। इसको घात रूप में व्यक्त करना है, जितनी बार होता है उतनी बार उसकी पावर लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 14 की पावर 6 इसका उत्तर हो जाएगा। देखो कितना ईजी है। उसके बाद है करनी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। भाई करनी ये बताया था, उसकी पावर आधी होना, जिसे हम अंडर रूट भी बोलते हैं, वर्गमूल भी बोलते, वर्गमूल को, है ना। तो वर्गमूल या घनमूल हो तो यहाँ पे n, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो। लेकिन अगर यहाँ पे दे रखा होगा 3 तो ये क्या हो जाएगा? घनमूल। 4 तो चतुर्थ मूल, 5 तो पंचमूल। इस तरीके से ये करनी का प्रतीक चिन्ह होता है, अंडर रूट के ऊपर n लिखना, ठीक है। ये ऊपर छोटा सा n है। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। भाई 6 अंकों की छोटी से छोटी बोली है, तो छोटी से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो एक के पीछे आप क्या कहते हैं 5 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद है 289 के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। भाई 289 का वर्गमूल यानी कि उसका अंडर रूट। अब अंडर रूट देखें तो 17 गुणा 17 जो होता है वो, मतलब 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, ठीक है। तो 17 गुणा 17, अब भाई 17 गुणा 17 इसको क्या लिखेंगे? 17 का स्क्वायर। देखो अंडर रूट में 17 का स्क्वायर, और स्क्वायर से हम जानते हैं अंडर रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा? 17। तो हमने देखा वर्गमूल 17 निकल के आया, और 17 में कितने अंक है? 2। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 2 अंक हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड ना रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के समान, कैसे? अभाज्य गुणनखंड के समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड ना रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्या 27,000 पूर्ण घन संख्या है।
भाई 27,000 पूर्ण घन संख्या है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करने गए। अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो भाई 27,000 के तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से आपका निकल के आएगा। इस तरीके से हमारा निकल के आएगा 2 का गुणा 3 बार, 3 का गुणा 3 बार, 5 का गुणा 5 बार। अब इस तरीके से भाई आप निकाल सकते हैं, है ना, 27,000 का इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पहले, है ना, गुणनखंड करना आपको आता है। ठीक है, तो क्या है 2 का 3 बार, 3 का 3 बार, 5 का 3 बार हमने करा तो हमने देखा 27,000 आ रहा है। तो 3 3 के समूह बन गए। अब 3 3 के जब समूह बन जाएंगे तो कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचेगा। तो क्या है 27,000 एक पूर्ण घन संख्या है। भाई पूर्ण घन बोला ना उसने, तो 3 3 और 3 इस तरीके से पूरे 3 3 के ग्रुप बन गए, तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो एक सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होती है। भाई सिंपल सी बात है ये तो। यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाए तो कितने प्रकार की घटनाएं संभवित हो सकती हैं? 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल 8 घटनाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? 8 घटनाएं हो सकती हैं। भाई सिक्के हैं, सिक्के कैसे हैं? एक में 2 पहलू होते हैं, ठीक है, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो हमें क्या करना है? 2 का क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो वो तीन बार उछालना है, 3 सिक्कों को उछालना है, तो 2 का क्यूब कितना जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 संभावनाएं आपकी निकल के आ जाएंगी। माध्यिका किसे कहते हैं? यदि आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही अवरोही क्या होता है? आरोही छोटे से बढ़ते क्रम में और अवरोही बढ़ते से बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तब मध्य में आने वाले पद का मान माध्यिका होता है बेसिकली। ठीक है, अब क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक मतलब क्या होता है? आपको पता है सब चीज, आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। बहुलक मतलब क्या होता है? जो बहुत बार आ चुकी हो संख्या। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है? 13 14 एक बार है, 10 एक बार है, 12 एक बार है, चलो ठीक है, 11 एक बार है, फिर 12 दो बार हो गया, 13 दो बार हो गया, 20 एक बार है, 18 12 एक और बार आ गया, यानी कि 3 बार, 12 फिर 4 बार। तो इस तरीके से 12, इसमें 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो 38 दिख रहा है, 38 दिख रहा है, 38 दिख रहा है, 38 दिख रहा है, 4 बार 38 है, तो 38 की बारंबारता सबसे सर्वाधिक है, अतः इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कितना ईजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है और 2019 में आया। क्या है? 12 12 13 12 10 का बहुलक बताइए। तो भाई इसमें 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? 12। देखो कितना ईजी क्वेश्चन आया। लंबवर्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। भाई वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालते हैं? भाई आपने देखा होगा वक्रपृष्ठ ये होता है, वक्रपृष्ठ ये पूरा ऊपर, ठीक है, ये आला, तो ये वक्रपृष्ठ के जो हो जाएगा सूत्र क्षेत्रफल का, वो हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु की जो आयतन होता है, शंकु ये होता है आपका, ठीक है, इस शंकु के जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 1/3πr²h। युगपत समीकरण किन्हें कहते हैं? तो देखो युगपत समीकरण उन्हें कहते हैं दो अज्ञात चर वाले समीकरणों, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन वाले जो हमारे समीकरण आते हैं, दो अज्ञात चर वाले समीकरणों, और ये 2x प्लस ये c2 इसी तरीके से हो जाएगा, कोई युगपत समीकरण कहा जाता है। वृत्त के व्यास का सूत्र क्या है? भाई वृत्त के व्यास का सूत्र क्या है? व्यास है यानी कि 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। उसके बाद वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है 2πr होता है, बहुत ही ईजी है ये तो, है ना। उसके बाद 2.1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, भाई हमें r दे रखी है ना, त्रिज्या दे रखी है, और आपको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? भाई पाई 22/7 ले रहे हैं, है ना, तो 22/πr² होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है? πr², तो 22/7 गुणा 1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, है ना, तो 7 या 21 3 बार कट जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करने पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, वृत्त की जीवा क्या होती है? जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है, जीवा क्या होती है? जीवा ये होती है जीवा, देखो ये बनाया। अब जीवा क्या होता है? जीवा एक ऐसा रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है जिसका दोनों सीमांत बिंदु यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, दोनों वृत्त पर स्थित होते हैं। वृत्त का व्यास क्या है? वृत्त का व्यास क्या होता है? व्यास वह जीवा है जिसमें वृत्त के केंद्र स्थित हो। ठीक है, व्यास भी एक प्रकार की जीवा, ये जो केंद्र से होकर गुजर रही है, जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो क्या होगी? व्यास होगी। ठीक है, और ये त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, वर्ग क्या है? वर्ग एक आयत है। वर्ग क्या है भाई? वर्ग एक आयत है जिसकी 2 क्रमागत भुजाएं बराबर होती है, जिसकी 2 क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है वर्ग। उसके बाद किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? तो किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इस प्रकार की, ये समांतर हैं, ये समांतर हैं, ये समांतर हैं, तो ये कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? भाई 90 डिग्री का होता है, सीधे खड़े होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग सब जानते हैं 360 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय बिंदु को समझाइए। जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं। ठीक है, जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं क्या होते हैं? चक्रीय बिंदु। चक्रीय बिंदु को समझाइए। दोबारा आ गया, जो बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं चक्रीय बिंदु कहते हैं, दोबारा आ गया। संख्याओं
इसमें 1 0 5 0 7 0 8 9। आप एक चीज़ देखिए कितना बहुलक वाले क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कितने इजी होते हैं भाई। जीरो इसमें 3 बार आप इसमें उत्तर लिखिएगा कि जीरो की जो बारंबारता है वो अधिक है, ठीक है, इसलिए 3 बार आया है और जीरो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अंडर रूट 125 गुणा 343 का मान ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे एक इन्होंने चीज़ गलत करी है, यहाँ पे क्यूब रूट आएगा, ठीक है, क्योंकि 125 5 का क्यूब रूट होता है ना कि स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट, जो अंडर रूट का साइन है वर्गमूल का, उसके आगे ऊपर साइड में 3 लिखा होना चाहिए था या तो, ठीक है। तो क्योंकि 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, उससे क्यूब से फिर क्यूब रूट कटेगा और 343 7 का होता है, तो फिर ये 7 पंजे 35 आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी है, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। भाई क्या है, एक लंबवर्तीय बेलन है, एक लंबवर्तीय बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या, ये नीचे वाली आधार की त्रिज्या 5 सेमी है, कितनी 5 सेमी है, तथा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी 14 सेमी है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है भाई, अभी देखा था वक्रपृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, 2 पाई की वैल्यू ये, और आर 5 दे रखा है, 14 वो दे रखा है आपका ऊंचाई। तो 7 से 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 22 दूनी 44, यानी कि 440 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात करो। देखो बहुत ही ईजी है, क्या है, ये ए स्क्वायर की पूरी फॉर्म हो गई, ये बी स्क्वायर की हो गई, तो इसको होल ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से पूरा फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, 3 भाई 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 49 7 का, तो 3/7 ए प्लस 2b और 3/7 ए माइनस 2b, क्योंकि 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर, है ना, 2b का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होता है, विकर्ण, d1 d2 क्या होता है, विकर्ण, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ठीक है। यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। भाई वृत्त का व्यास दे रखा है 14 सेमी, तो वृत्त की परिधि, परिधि में लेकिन हम जानते हैं 2 पाई आर होता है, हमें आर चाहिए, लेकिन वृत्त का व्यास यानी कि 14/2 कर दो भाई, है ना, 7 आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। तो 7 दूनी 14 पाई हो गया, है ना, 14 पाई हो गया। तो अब क्या करना है, जब 14 पाई हो जाएगा तो 14 गुणा 22/7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, उत्तर क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की चौड़ाई के परिधि तक घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करो। एक 17 सेमी लंबाई दे रखी है, ठीक है, जो कि है आर, त्रिज्या बन जाएगी, लंबे और 7 सेमी चौड़े आयत की चौड़ाई के परिधि तक बेलन घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेसिकली पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना है 22/7, आर क्या हो जाएगा, मैंने बताया अभी, आर हो जाएगा आपका 1 मिनट, आज 17 लंबे हैं, 17 सेंटीमीटर लंबे, तो यह एच हो जाएगी, और जो 7 सेंटीमीटर चौड़े हैं वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो 17 गुणा 7 का स्क्वायर, सबसे पहले 7 से एक 7 कट जाएगा, और फिर 17 गुणा 7 गुणा 22 ये बचेगा आपका, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट की वीडियो में लूँगा, बहुत ही जल्दी वीडियो आएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और साइंस की, एसएसटी की, और मैथ्स की, डीएलएड 4th सेमेस्टर की, 3rd सेमेस्टर की बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। और बहुत ही जल्द हम सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए, आप जो डीएलएड कर रहे हैं जिस वजह से टीचर बनने के लिए, तो हम उसकी वजह से रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कृपया हमारे चैनल पर बने रहिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।